हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 10वीं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एमपी बोर्ड ने न्यू प्रश्न बैंक 2021-22 के लिए जारी की है। यह प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, जो कि अभी कक्षा 10वीं के पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पेपर जो आने वाला है उसके लिए उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश है स्टूडेंट। तो ये प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चंस है ये समझ के चलिए आप कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये प्रश्न बैंक को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। और स्टूडेंट, आपको कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रश्न बैंक को हम हमारे चैनल के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं। तो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट का पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमने स्क्रीन में शुरुआत किए हैं प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं भी हुई होगी तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज से शुरुआत कीजिए। आज से हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आप यदि बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा गणित का जो सॉल्यूशन है प्रश्न बैंक का, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसकी बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, आपको लगातार वीडियो मिलेंगे और पूरा प्रश्न बैंक आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो देर मत कीजिए स्टूडेंट, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बहुत अच्छे से गणित प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के जो गणित प्रश्न बैंक है वो बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहला पेज देख लिया होगा, अब उसके बाद प्रश्न बैंक का जो दूसरा पेज। स्टूडेंट, प्रश्न बैंक बनाने का उद्देश्य एमपी बोर्ड का यही है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोविड के कारण ये जो साल है बहुत ही अच्छे से नहीं बीता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, स्कूल भी बहुत कम लगे हैं। तो इन सबको देखते हुए एमपी बोर्ड ने सिलेबस भी कम किया है, ब्लूप्रिंट भी दिया है और सिलेबस भी कम किया है और प्रश्न बैंक भी दिए, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। आपको बिल्कुल बहुत सारा बर्डन ना हो, बर्डन को कम करने के लिए एमपी बोर्ड ने आपकी बहुत हेल्प की है स्टूडेंट। तो बस अब आप ये जो प्रश्न बैंक आई है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। देर मत कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे आप नंबर लेकर आएंगे यदि प्रश्न बैंक बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न बैंक का जो यदि आप दूसरा पेज देखेंगे स्टूडेंट, आपके पास यदि प्रश्न बैंक हो तो प्रश्न बैंक का दूसरा पेज होगा, उसमें ब्लूप्रिंट है ना। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर का ये ब्लूप्रिंट है। किस अध्याय से कितने नंबर का आने वाला है स्टूडेंट, इसमें पूरा बहुत अच्छे से दिया गया है। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने और इसको जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। अध्याय 1 वास्तविक संख्या से कितने अंक आने वाला है स्टूडेंट, 5 अंक आने वाला है। और प्रश्न बैंक का जो हम जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हर अध्याय में हमने ऊपर ही लिखा हुआ है कि उसमें कितने आवंटित अंक है और कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 अंक वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें दी गई। तो ये ब्लूप्रिंट के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको पता रहे। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स में कुछ निर्देश हैं, आप लोग निर्देश नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स भी ये कई बार निर्देश नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं बस यही निवेदन करूँगा, ये निर्देश जरूर पढ़ें। इससे आपको एक अनुभव मिलेगा, एक आपको एक जानकारी मिलेगी कि पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाता है। तो अपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न पत्र का निर्माण हेतु विशेष निर्देश, कि प्रश्न पत्र का निर्माण जब करते हैं बोर्ड, तो वो किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं और किस आधार पर वो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए आप चाहो तो। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सॉरी 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो अपना जो प्रश्न पत्र होगा स्टूडेंट, उसमें 32 वस्तुनिष्ठ यानी 1 अंक वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक, है ना। संबंधित प्रश्न होंगे। ये आपको पूरा पैटर्न बता दिया उन्होंने कि किस तरीके से कितने कितने अंक के क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद, और ये पूरे प्रत्येक 1 अंक के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यानी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन नंबर पे 2 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 1 करना होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे अथवे में, है ना, विकल्प का मतलब वही है कि पहला करो,
पहले का जो पहला दिया रहेगा वो करो या उसका और वाला करो, है ना। और वो समान इकाई के होंगे या उप इकाई के होंगे, मतलब एक ही यूनिट से होंगे जहाँ पर अंक निर्धारित किया गया और कठिनाई का स्तर भी सेम होगा, उसमें कोई चेंज करने वाला नहीं है। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। और उसकी सीमा भी बता दिया है स्टूडेंट कि यदि 2 अंक का प्रश्न होगा तो बहुत छोटा होगा, उसमें 30 शब्द में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि 3 अंक का है तो लगभग 75 शब्द में उसका सॉल्यूशन होगा, और 4 अंक का है तो 120, यानी थोड़ा सवाल बड़ा हो सकता है, ठीक है। कठिनाई स्तर 40%, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40%, सामान्य प्रश्न 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न यानी पूरा पेपर तैयार किया जाएगा, ठीक है। पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित किए गए हैं, जो कि आप परियोजना कार्य करेंगे, जो भी आपको टीचर्स, आपके स्कूल टीचर्स आपको दे रहे होंगे, वो परियोजना कार्य में 20 अंक आवंटित हैं, जो कि आपको परियोजना कार्य हेतु दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर का पैटर्न होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट चाहिए हमको भी पता होना चाहिए, जब हम प्रश्न बैंक शुरू कर रहे हैं तो हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद हम अध्याय 1 से शुरुआत भी करेंगे, है ना। जैसे कक्षा 10वीं विषय गणित 21-22 में कम किया गया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। मैंने एक वीडियो भी आपको दिया हूँ सर स्टूडेंट, आप वो वीडियो देख लीजिए, पिछला हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें सब चीज़ों के बारे में देखिए, और आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, और ये कंटेंट आपके कॉपी में भी, आपके प्रश्न बैंक में भी मिल जाएगा, है ना। और प्रश्न बैंक जो तैयार की गई है वो सभी सबको देखते हुए तैयार की गई है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कम किए गए पाठ्यक्रम को आप जरूर नोट कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपनी सबसे पहला अध्याय क्या है स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। की वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। यदि वीडियो बड़ा होता हुआ दिखाई देगा तो हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारा जो प्रश्न बैंक सॉल्व कराने का जो तरीका होगा स्टूडेंट, उसमें हम पूरे चैप्टर वाइज कराएंगे। पहला अध्याय जैसे कि वास्तविक संख्याएं, तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसमें हो सकता है कि एक अध्याय एक वीडियो में यदि सॉल्व नहीं हो पाया तो हम इसके पार्ट बनाएंगे, यानी अध्याय 1 का पार्ट फर्स्ट, अध्याय 1 का पार्ट सेकंड, यदि उसमें भी नहीं होता 3 पार्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 2 या 3 पार्ट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सारा उसी में हम सॉल्व करा देंगे, और कोशिश करेंगे कि यदि एक ही वीडियो में हो जाए तो वो भी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक संख्याएं अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट स्क्रीन पे, मेरा कर्सर देख लीजिए, उसी को समझ जाइएगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वास्तविक संख्याएं वार्षिक परीक्षा में अधिभार, यानी किस तरीके से इसमें अंक आवंटित हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 अंक 3, यानी 1 अंक वाले 3 प्रश्न आने वाले हैं इस अध्याय से, और 2 अंक वाला 1 प्रश्न, ठीक है। 3 अंक और 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं आएंगे। इस तरीके से इस अध्याय में से कुल अंक कितने हैं स्टूडेंट, तो इस अध्याय से कुल अंक आपको जो आने वाले इस अध्याय से जो कुल अंक आने वाले हैं वो हैं 5, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है स्टूडेंट, तो दिख गया होगा, हाँ। कुल अंक कितने होने वाले हैं 5, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिखा, चलिए वो थोड़ा सा वहाँ काटा पीटी हो गई, खैर कोई दिक्कत नहीं, अपन सुधार कर लेते हैं। ये जो है 5 अंक, इतने अंक का हमारा ये अध्याय होने वाला है। इसमें से कौन सा क्या है, 1-1 अंक वाले 3 और 2 अंक वाला 1 प्रश्न होगा। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। 1 अंक वाले प्रश्न होते हैं ये। और पहला प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको साथ में सॉल्यूशन भी कराता चलूँगा, है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो हम इसका सॉल्यूशन भी करते चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, हमारे पास आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 46 और 404 का HCF होगा, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो है कि HCF यदि आपको, देखो आपको ये निकालना, तो मैं अभी क्वेश्चन पे भी बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं अपन इसका जो पहला का जो आंसर है 96 और 404, इसका जो पहला 96 और 400 HCF मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो ये थोड़ा सा जानकारी हमें पता होना चाहिए कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमको लघुत्तम समावर्त देखना है। तो मतलब ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इसमें दोनों में उसमें भाग चला जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है 4, यानी हमको दोनों का गुणनखंड करना है, और उसमें जो कॉमन फैक्टर होंगे जो दोनों में दिखाई देंगे, कॉमन गुणनखंड जो दोनों में दिखाई दे, तो वो क्या आने वाला है, तो पहले का उत्तर होगा 4। तो अभी फिलहाल स्टूडेंट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये कैसे निकाला जाएगा इसको भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है 12 और 15 का HCF होगा। फिर HCF पूछा है स्टूडेंट 12 और 15 का। तो देखिए
3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 3 के पहाड़े में आता है, 4 में आता है क्या, 4 तिया 12, लेकिन 4 में पहाड़े में 15 नहीं आता, 10 के पहाड़े में दोनों नहीं आते, 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, 15 आता है। तो यानी ऐसा कौन सा कॉमन नंबर मिला स्टूडेंट हमको, 3, जो कि 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। ऐसा भी हम चेक कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसा फैक्टर जिसमें दोनों का भाग चला जाए, मतलब जैसे मान लीजिए 12 और 15 दिया है, तो हमको ऐसा फैक्टर ढूंढ लीजिए जिसमें कि हम यदि भाग दें दोनों में चला जाए पूरा पूरा, ठीक है। तो वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। समझ में आई स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन को क्वेश्चन पे भी मिलने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव में भी है। तो आगे थोड़ा सा अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है ना। इसका 4 आंसर है स्टूडेंट, लगा लिए ठीक। हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, उसका एलसीएम हमको दिया है 8, तो उसका एचसीएफ होगा। तो स्टूडेंट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाहो तो मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है इसका, यदि आपने अध्याय को पढ़ा होगा, कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी हम 2 संख्या ए और बी मान लेते हैं, तो ए इंटू बी बराबर होता है ना, बराबर होता है एलसीएम, उन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। यानी हम यदि बोलें कि एचसीएफ है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है स्टूडेंट अपन को, 32 दे दिया है उसने, है ना। तो यहाँ अपन 32 लिख देंगे इज इक्वल टू एलसीएम हमको कितना दिया है स्टूडेंट, 8 दिया है। एचसीएफ हमको क्या करना है, निकालना, तो उसको अपन एक्स लिख लेते हैं, इस चीज़ को निकालना है। अब 8 का अपन क्या करेंगे, पक्षांतर, तो बटे में चला जाएगा 8, है ना। पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, गुणा में, तो 8 चौक 32 कितना आया 4, तो एक्स का मान आ गया 4। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या होने वाला है 4। तो ये दिख रहा है अपन को डी नंबर, तो इसका आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब अपन प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। यानी हमको क्या चेक करना है स्टूडेंट, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक समझ रहे हो, यानी m कोई पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चेक कर लीजिए यदि आपको ऐसा डाउट आ रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा। एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट, कोई भी संख्या है ना, जैसे उन्होंने कहा m के लिए, मान लो m कोई संख्या है, और किसी भी संख्या में यदि हम 2 का गुणा कर दें, किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दें, तो वो हमेशा सम संख्या ही मिलने वाली है। ध्यान समझ लो, है ना। यदि कोई भी संख्या में 2 का गुणा दिखाई दे रहा है तो वो संख्या हमेशा सम होगी। यानी 2m रूप की जो भी संख्या है, जैसे 2m हो या 2a हो, इस रूप की कोई भी संख्या हो तो वो सम संख्या हो। कैसे, मान लो जब मैं a का मान 1 मान लेता हूँ, तो 2 1 कम क्या हो गया 2, सम संख्या। मान लो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, तो 2 दूनी 4, सम संख्या। 3 मान लेता हूँ तो 2 तिया 6, सम संख्या आ रहा ना सब। तो इसलिए यदि कोई भी संख्या 2a के रूप में हो, 2m के रूप में हो, 2c के रूप में हो, 2b के रूप में, यानी इस तरीके से कभी भी हो, तो सम होती है। अब देख लेते हैं, तो हमको क्या देखना है स्टूडेंट, सम पूर्णांक हमको कम मिलने वाला। तो 2m में, तो ये तो सम हो गया। सम में यदि हम मान लो कोई भी संख्या चुन लेते हैं 2, है ना। 2 धन 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 तो भी सम हो गया। 2 धन 1 करेंगे तो क्या हो गया 3, ये भी सम हो गया। ये तो 2m का रूप है तो ये तो सम हो जाएगा। और 2m मतलब इसमें अपन 2 में 5 जोड़ने के साथ ये भी सम हो गया। तो सम संख्या सिर्फ हमको कहाँ मिल रही है स्टूडेंट, 2m में मिल रही है। और मैंने अभी बता दिया है ना, 2m के रूप की जो संख्याएं होती है वो हमेशा समपूर्णांक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6वां क्वेश्चन है, संख्या 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो स्टूडेंट एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तो अभी आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा डी नंबर का 12:1, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी आपको बताने वाले भी हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं फटाफट। भाज्य बराबर दिख रहा होगा पहला नंबर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन, यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक में स्टूडेंट, याद करो जल्दी से, शेषफल। क्या आने वाला है, शेषफल। याद आया कुछ, नहीं आया, अरे कोई बात नहीं बाबा, नहीं आया तो नहीं आया, है ना, आ जाएगा याद, है ना। चलिए तो क्या होता है भाज्य बराबर, अब ये याद भी कर लो स्टूडेंट, बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले के तौर पे भी हमको काम आने वाला है ना। चलिए तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हम ये सब बताएंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। आगे आगे बढ़िए, अपन आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। आगे आगे बढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हर चीज़ का जो भी डाउट आएगा आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी तो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है संख्या 8 9 25 का एचसीएफ का मान क्या होगा। फिर वही देखो, एचसीएफ और एलसीएम बड़ा इंपॉर्टेंट।
आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, अभी जब से हम क्वेश्चन कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ यही आ रहा है, तो समझ जाइए कि एग्जाम में इसके ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इन तीनों का यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 1। ठीक है, इन तीनों का जो एलसीएम एचसीएफ आप निकालोगे वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अभी तो आप लिख लीजिए, अभी बता रहे हैं एलसीएम एचसीएफ आपको क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। तो पहला वाला सत्य होगा, आप उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं। पहला वाला भी सत्य होगा और दूसरा वाला भी चाहो तो आप देख सकते हैं, दूसरा वाला भी आप पढ़ेंगे तो दूसरा वाला भी सत्य ही होने वाला है। ठीक है, दूसरा वाला भी क्या होगा स्टूडेंट, सत्य होगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा भी क्या हो गया, सत्य। अब एक शब्द में उत्तर की यदि हम बात करें तो पहला का उत्तर यदि आप देखो कि 94 और 404 का, तो इसका आ जाएगा 4, इसका एचसीएफ क्या आने वाला है, 4, है ना। किसी पूर्णांक m के लिए 2p+1 तो वही, किसी पूर्णांक के लिए लीजिए 1 ले लो, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3 तो सम हो गया, विषम तो विषम ही होने वाला है ना। कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन थोड़ा बहुत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विषम। सम विषम समझते हो ना स्टूडेंट, 2 4 6 8 और 0 जिसकी इकाई में ये दिखे तो वो सम, ठीक है, याद रख लो। और 1 3 5 7 और 9 जिसकी इकाई में ये दिखाई देंगे वो विषम। ठीक है, चलिए, अब आते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 5 क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट हमको, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारे होते हैं समाप्त। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाला ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, सारे ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम आंसर मिल गए होंगे, कुछ हमने समझाने का भी प्रयास किया। और यदि आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम इसको पूरा सॉल्यूशन सहित आपको समझा सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने, 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और कैसे निकालना है स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, ये एक मेथड है। अब ये मेथड है क्या, सबसे बड़ी बात ये, यदि ये एक बन गया क्वेश्चन तो दूसरा वाला भी आप स्वयं कर सकते हैं ना स्टूडेंट। चलिए, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं और एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे करने के लिए स्टूडेंट, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए। देखो, डरने से कभी हम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे, है ना, तो आप भी कोशिश करें और हम तो पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 5 को अपन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो प्रश्न नंबर 5 हमारे पास क्या था वो हम जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, है ना। तो हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए हम बोर्ड में कराते हैं, स्क्रीन बोर्ड जो हमारे पास है स्टूडेंट, हम इसी से ही सॉल्व कराते हैं ताकि आपको लाइव जैसा फील हो, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें स्टूडेंट, है ना। हम सॉल्यूशन देख के भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पर यदि आपकी रिक्वेस्ट ऐसी आती है कि सर वीडियो बड़ा हो रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो हम वैसा भी सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको प्रश्न क्रमांक 5 दिख रहा है, संख्या 135 और 225। ठीक है, तो यानी अपने पास दो संख्या है, 135 और 225। ठीक है, दो संख्या हमने लिख लिया स्टूडेंट, और अब इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है स्टूडेंट, तो मेथड क्या है ध्यान से समझना, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि स्टूडेंट, हम जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालें, तो हमको जो भी दो संख्या दी गई है पहले उसको देख लीजिए स्टूडेंट। तो पहले यहाँ पर संख्या 2 दिख रही है, एक दिख रही है 135 और दूसरी दिख रही है 225। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम लिखेंगे 135 व 225 में, या 225 के लिए यदि हम देखें तो आपको दिख रहा है कि 225 बड़ा है ना। यदि हम इसकी बात करें तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो जो बड़ा दिख रहा है स्टूडेंट, उसमें छोटी संख्या दिख रही है, छोटी संख्या के बड़ी संख्या में हम भाग दे दीजिए, तो हम 225 में 135 का भाग दे देंगे। ठीक है, समझ में आया। यानी आप सबसे पहले देखेंगे कि छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है, फिर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि 135 का भाग एक ही बार जाने वाला है, तो हम यहाँ 135 से 1 कम 135 हो जाएगा। ठीक है, और 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, यहाँ जाएगा 9। ठीक है, और ये कुछ नहीं, है ना। तो शेषफल क्या आया, देखो इससे कम है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसमें
हम यहाँ लिखेंगे कि जिसमें भाग दिए, किसमें भाग दिए हमने, 225 में भाग दिए हैं। तो भागफल कितना आया है, तो हमारे पास जिससे हमने भाग दिया उसको लिखेंगे 135, है ना। आपको पता होगा कि जिससे भाग देते हैं जो भागफल आता है उसका गुणा कर लेते हैं, है ना। तो 135 गुणित क्या हो जाएगा 1, और धन शेषफल, जो शेषफल आता है उसको हम जोड़ देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जब शेषफल 0 नहीं आता तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर 90 जो शेषफल आया है वो 0 है क्या स्टूडेंट, नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं आया है तो हमको स्टेप और आगे बढ़ाना है। तो अभी स्टेप फर्स्ट हुई थी, अब हम स्टेप सेकंड करेंगे। इसी तरीके से इसको हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब स्टेप को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट अब हमको क्या करना है, अब ये हमारी संख्या जो थी वो नहीं रही, अब संख्या हमारे पास ये हो जाएगी जिससे हमने भाग दिए और जो शेषफल आया है, ठीक है। तो हमारे पास अब स्टेप हमारा सेकंड है ना। यदि हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में हमको क्या देखना है, जिससे भाग दिए और जो शेषफल आया। तो दोनों में से क्या बड़ा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, 135। तो जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग दे देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो भाग देना तो आता ही होगा और समझ में भी आ जाता है। हम जब भाग देते हैं तो 90 का यदि हम भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 90 एक कम 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, तो 5 में से 0 गया, या आ गया 5, 13 में से अब यहाँ 9 चला जाएगा तो यहाँ जाएगा 4, तो शेषफल आ गया 45। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमने 135 में भाग दिए थे तो 135 किसके बराबर आएगा कि 90 का जो भागफल है उसके साथ गुणा कर लीजिए, तो ये जाएगा 90 गुणित 1 और धन शेषफल कितना आ गया स्टूडेंट 45। क्या शेषफल 0 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल जो है 45 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल जब 0 नहीं आया है तो स्टेप एक और आगे बढ़ेगी, यानी अब चरण तीसरा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमको स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए स्टेप और बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया कि जब अगली स्टेप होती है तो उसमें हम क्या देखते हैं, जिससे भाग दिए जो शेषफल आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें इस स्टेप में हमने 90 से भाग दिए और शेषफल कितना आया 45। तो अब हम इन दोनों के लिए देखेंगे, तो थर्ड चरण में हम 90 और 45 को देखेंगे, ठीक है। तो 90 और 45, तो जिससे भाग दिए 90 बड़ा है 45 से, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसमें जो छोटा हो, छोटी संख्या होती है उसका हम क्या करते हैं, भाग देते हैं स्टूडेंट। तो भाग दे दीजिए, 45 दूनी क्या होता है 90 होता है, ठीक है। भाग दे दिए हमने तो क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शेषफल क्या आ गया 0 आ गया शेषफल 0। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जो 90 है, 90 किसके बराबर आ रहा है, जिससे भाग दिए 45 और जो भागफल उससे गुणा करिए, और धन शेषफल क्या आ गया 0। चूंकि अब शेषफल 0 आ गया इसलिए यहाँ पर अब विभाजन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि चूंकि यहाँ शेषफल क्या आ गया, चूंकि यहाँ शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, है ना। चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया, अतः विभाजन की प्रक्रिया, या इसलिए विभाजन की जो प्रक्रिया थी, जो स्टेप चल रहे थे, विभाजन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए विभाजन की प्रक्रिया समाप्त, ठीक है। अब जब विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हुई है, उस लास्ट स्टेप में देखिए कि हमने किससे भाग दिया था जब विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हुई थी, 45 से। किससे, 45 से। तो जिससे भाग देने पर सबसे आखिरी वाले चरण में विभाजन की प्रक्रिया में, यानी हम बोलें कि उससे भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से हमने भाग दिए हैं वही वो दोनों संख्या जिसके लिए हम स्टेप कर रहे थे, वो दोनों संख्या क्या थी स्टूडेंट, वो दोनों संख्या थी 135 और 225। तो उसका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा 45। तो हम लिखेंगे अतः HCF किसका निकाल रहे थे स्टूडेंट हम, 135 और 225 का। तो ये प्रक्रिया समाप्त हुई है 45 के भाग देने पर, क्योंकि 45 के भाग देने पर हमको शेषफल 0 मिला। तो उसका जो HCF होगा वो क्या आएगा 45, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, अब पूरा सॉल्यूशन आपके पास दिख रहा होगा, है ना। तो स्टूडेंट जिस भी दो संख्या का हमको HCF निकालना है तो आप उसमें जो बड़ी संख्या है वो लिखेंगे हम कि 225 बड़ी है 135 से, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या का हम भाग देंगे। भाग देने के बाद कुछ शेषफल आएगा, यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अगली स्टेप करेंगे,
ठीक है। और अगले स्टेप में हम देखेंगे कि 225 जो है वो किसके बराबर 135 जिससे भाग दिए हैं, और भागफल का गुणा करेंगे धन शेषफल। तो शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। तो स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जब स्टेप आगे बढ़ेगी तो जिससे भाग दिए हैं वो संख्या है ना, और जो शेषफल आया अब वो दो संख्या बचेगी। तो 135 और 90 बचा, तो 135 बड़ा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। फिर देखेंगे कि क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया, ठीक है। तो फिर संख्या को लिखेंगे कि 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45, ठीक है। फिर 45 0 के बराबर नहीं है, तो फिर देखेंगे कि जिस संख्या से भाग दी और शेषफल इन दोनों को देखेंगे तो 90 और 45 में 90 बड़ा है। फिर 90 में हम किसका भाग देंगे स्टूडेंट? 45 का भाग देंगे। और फिर हमने देखा कि शेषफल क्या आ गया? 0, यानी प्रक्रिया समाप्त, आगे नहीं जाना। अब इसी को लिखेंगे हम कि 90 किसके बराबर आया? 45 गुणित 2 धन 0 के बराबर आया, शेषफल 0 आ गया, प्रक्रिया समाप्त। अब शेषफल 0 जब आया तो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया? 45 से। तो ये जो 45 होगा यही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, ठीक है। तो यही जो भाग देने पर 45 का भाग देने पर शेषफल 0 आया तो यही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आप कीजिए, ठीक है। 867 और 255 का HCF यही विधि से आपको निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल लेंगे। नहीं बनेगा तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आगे की वीडियो हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा वास्तविक संख्या का पहला वीडियो है प्रश्न बैंक का वो हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसी के आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और गणित का आनंद लेते रहिए। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।